Uh, Good afternoon to all the students. Today, I am going to conduct a live lecture in this class, and from this class, we are in a position to start with unit number 3, that is electrical machines. Okay, so in this unit, we have to study basically three types of machines. One is a transformer, one is the induction motor, and one is the DC machine. So the first thought that comes to your mind when studying transformer is this. Okay, but in theory or in the classroom, you have to study about this transformer, that is the electrical transformer. Okay, so please pay attention that transformer is a very useful electrical device, and it can change the magnitude or level of AC voltage or current, can step up the voltage or it can step down the voltage. Okay, it can increase the level of voltage or it can decrease the level of voltage, and therefore AC is more popular than. Okay, moreover, transformer is a static machine. There are no moving parts. Therefore, it requires very less maintenance and it has very high efficiency. Okay. So this is the basic structure of a transformer. We have a iron core. Okay, this is a solid iron core. Okay, of magnetic material, and on this we wind some windings. इसके ऊपर हम वायर को लपेटते हैं, जिसको हम वाइंडिंग कहते हैं या कॉइल कहते हैं, ठीक है। और दोनों साइड पर, दो साइड पर, तो दो इसकी साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ठीक है। तो एक साइड पे जिधर हम सप्लाई देते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड, और जिस पर जिधर से हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं, कोई अप्लायंस कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी साइड, ठीक है। मोर ओवर ये एक सॉलिड बॉडी नहीं होती है। ये जो हमने आयरन का आपको यहाँ पे कोर दिखा रखा है, ये लेमिनेशन से बनाया जाता है। लेमिनेशन यानी जैसे ये एल शेप की आपने एक पतली सी शीट ले ली, पत्ती ले ली, जिसे पत्ती कह सकते हैं आप, और इसको एक दूसरे के ऊपर आप इस तरीके से स्टैक करते चले गए, तो ये आपको एक बेसिकली एक सॉलिड फिगर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। Some more participants want to join. Okay, let me join them. Okay, so this is the last batch that is joining today's class. तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी साइड को हम 1 से डिनोट करते हैं। प्राइमरी साइड से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज, वोल्टेज है, करंट है, ईएमएफ है, टर्न्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकेंडरी साइड को हम 2 से डिनोट करते हैं। तो 2 पर 2 जिसके साथ भी लग रहा है वो सेकेंडरी साइड, ठीक है। अब प्राइमरी साइड पर हम क्या देते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस वाइंडिंग में क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि ये आयरन क्या है, बेसिकली इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं गुड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या होता है, इस आयरन कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, सेटअप हो जाता है। अब हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो इसी आयरन कोर पार्ट के अंदर है, तो दो फ्लक्स प्राइमरी साइड से लिंक कर रहा है, प्राइमरी कॉइल से लिंक कर रहा है, वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करने लगता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब ये फ्लक्स अब क्या होता है कि जब इसके अंदर ये और ये, क्योंकि करंट ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो ये करंट भी ऑल्टरनेटिंग, उससे प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी ऑल्टर, यानी चेंजिंग फ्लक्स। और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसे हम कह रहे हैं E1, ठीक। फिर हम ये कह रहे हैं कि यही सारा का सारा फ्लक्स लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो इस वाली कॉइल में क्या होगा, इस वाली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ध्यान दें,
प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होगा, सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू राइट दिस हियर। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। उस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, जिसे हम कह रहे हैं I2। और इस वोल्ट इसके अक्रॉस यहाँ पर अगर हम कोई अप्लायंस लगा दें, कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगा दें, तो उसके अक्रॉस हमें ये सेकेंडरी वोल्टेज मिलने लगेगी V। सर आवाज क्लियर नहीं है, माइक थोड़ा दूर रखिए। अच्छा मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है ना। ये बेसिकली प्रिंसिपल है। तो अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर कहा जाए तो आप सिंगल वर्ड में आंसर दे सकते हैं, दैट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब एनोटेशन में यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो जो बात अभी हमने कही वही बात अब वर्ड्स में मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि a transformer essentially consists of two windings that are known as primary and secondary, denoted by 1 and 2. These windings are wound on a laminated soft iron core. The windings form two electric circuits that are separated by a magnetic circuit of iron. कॉइल अपने आप में क्या बना रही है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही है, लेकिन जो आयरन का कोर हमने लगा दिया है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक सर्किट भी इस ट्रांसफार्मर के अंदर बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V1। Primary winding is supplied by an alternating voltage V1 due to which an alternating current I1 flows in it। ये बात हो चुकी है, मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ। This current produces an alternating flux phi as shown in the figure. Okay, this flux links the turns N1 of the primary winding and induces an EMF E1 in it due to self-induction. फिर हम कुछ simplifying assumptions हम कर रहे हैं। सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि जो वाइंडिंग है या जो हमने वायर उसके ऊपर लपेटा है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं। दूसरी चीज, जो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो आयरन कोर के अंदर ही फ्लो हो रहा है या सेट हो रहा है, और कोई लीकेज नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एयर में नहीं है, सारा का सारा किस में है? आयरन कोर में है। इस सिंप्लीफाइंग अजम्पशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस सेटअप हो रहा है वो सारा का सारा लिंक कर जाएगा किससे? सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी E2 बाय म्यूचुअल। If a load resistance is connected across the secondary winding terminals, then an alternating current I2 will flow through it and a voltage V2 will appear across the load and power will be delivered to the load, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक दूसरे वोल्टेज लेवल पर कोई अप्लायंस लगाना है, हायर वोल्टेज लेवल पर या लोअर वोल्टेज लेवल पर, तो हम थ्रू ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमें ये मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन क्या है? -N1 डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी फॉर E1, ओके। एंड somebody has raised hand but today सर दोनों ईएमएफ का वैल्यू सेम होगा? नहीं,
वैल्यू सेम नहीं होगा। देखिए अभी ये इक्वेशंस देखिए ना, यहाँ पे N1 आ रहा है E1 में और E2 में N2 आ रहा है। आज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें और मैं उसको किसी और टाइम पे आंसर कर दूंगा, बट आई कैन नॉट आंसर ड्यूरिंग दिस क्लास, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम की लिमिट है, ठीक है ना। और जो लेट लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ज्वाइन नहीं करने दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए N1 आ रहा है, यहाँ पे N2 आ रहा है, और N1 और N2 की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए E1 और E2 की वैल्यू भी डिफरेंट है। अब अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, व्हाट आई गेट E1 by E2 इज N1 by N2। क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है वाइंडिंग्स का या कॉइल्स का, इस वजह से हम कह सकते हैं दैट E1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1 एंड E2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2। तो हम यही इक्वेशन किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, वोल्टेज के टर्म्स में। ये तो ईएमएफ थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ थी E1, और E2 क्या थी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस थिंग, E1 by E2 is equal to V1 by V2 is equal to N1 by N2, और इसको हम कहते हैं A, ठीक है। ये A क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नेक्स्ट आते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। ये आरएमएस वैल्यू है स्मॉल v1 की, ठीक है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। इसी तरीके से ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है v2 की, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। और हम दोबारा से इस रेशो की इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यानी वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा है 1 से, तो क्या होगा, V2 हमें कम मिलेगा V1 से, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम है तो हमें V2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी V1 से, और ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। Same transformer can be used as both step up or step down depending upon the connections of source and load। अगर सेम ट्रांसफॉर्मर है, उसी को आप या तो स्टेप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं या स्टेप अप की तरह, बस आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोर्स पहले प्राइमरी पे लगा रहे थे तो आप सोर्स आप लगा देंगे सेकेंडरी साइड पे, और लोड या अप्लायंस जो आप यूज कर रहे हैं वो दूसरी साइड लगा देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी वोल्टेज। ऑल्सो द पावर, टोटल अपेरेंट पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू टोटल अपेरेंट पावर इन द सेकेंडरी साइड। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दैट V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ठीक है। और अब अगर हम इसे रेशो के टर्म्स में कर ले तो हम ये पाएंगे कि V1 by V2 इज I2 by I1 इक्वल टू A। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें I1 by I2 लिखना पड़े तो हम I1 by I2 को लिख सकते हैं 1/A, ठीक है, I1 by I2 इज 1/। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट किया, आप लोगों ने बेल और बजर वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मर क्या डीसी पे वर्क कर सकता है, तो नो, द आंसर इज दैट ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन करंट। डीसी में कोई करंट चेंज नहीं हो रहा, जब करंट नहीं चेंज हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा और कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी प्राइमरी वाइंडिंग में। और क्योंकि रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल होता है प्राइमरी वाइंडिंग का, तो उसकी वजह से एक हैवी करंट फ्लो होगा प्राइमरी में और उसकी वजह से वो वाइंडिंग आपकी बर्न आउट और डैमेज। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन पे। तो एक कंस्ट्रक्शन तो ये है इस तरीके का कि इस तरीके का आपका आयरन फ्रेम है और उसमें आपने वाइंडिंग्स दो साइड पर इस तरीके से लगा रखी हैं, या फिर इस तरीके का एक फ्रेम है, बीच में एक सेंट्रल लिंब है, उसी में एक के ऊपर एक आपने दो वाइंडिंग्स लगा रखी हैं, इसको आगे भी अभी देखेंगे।
ठीक है, तो इसमें ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखें। ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे so that their characteristics are as close as possible to an ideal transformer. To achieve this, following features are incorporated in the transformer design. Number one, that high quality silicon steel laminations are used to make the core to minimize the iron losses. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हम मैग्नेटिक मटेरियल लें, तो अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल स्टील, सिलिकॉन स्टील, और उसको भी हम सॉलिड फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, लेमिनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें एडी करंट का एक क्वेश्चन है, तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हमें लेमिनेशंस यूज करने पड़ते हैं। Instead of placing primary on one limb and secondary on the other, it is a usual practice to wind one half of each winding on one limb. This ensures tight coupling between the two windings and maximum flux linkage. इस तरीके से कॉइल्स को फाइंड किया जाता है कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो। और गुड क्वालिटी कंडक्टर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सो दैट रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड कॉपर लॉस इज मिनिमाइज्ड। ये भी आके देखेंगे आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होते हैं, लीडिंग टू लेस हीटिंग एंड हाई एफिशिएंसी। Depending upon the manner in which the primary and secondary are wound on the core, transformers are of जो अभी हमने फिगर्स देखी, ये होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या करते हैं, एल टाइप लेमिनेशन लेते हैं, एल टाइप शीट लेते हैं सॉफ्ट आयरन की, ठीक है, और उसके ऊपर हम वाइंडिंग इस तरीके से लगा देते हैं, और फिर इन इसको हम जो है कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो सो दैट हमें एक स्क्वायर फ्रेम फ्रेम जैसी चीज मिले। ठीक, और अगर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की हम बात करें तो ये ई टाइप, ई ई के जैसा ये एक लेमिनेशन है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, और एक ही आई के जैसा एक ये शेप। ई और आई टाइप के लेमिनेशंस को हम इसमें यूज करते हैं, और उसमें हम यहीं पर इसी कॉइल में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, ये शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। क्या क्या लॉसेस होते हैं जो हमने पहले अभी देखे थे। यहाँ पेज 1 नहीं है ये मेरे ख्याल से, दिस शुड बी पेज 8, एक्चुअली दिस शुड बी स्लाइड नंबर 8। तो यहाँ पे पेज 1 वो गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे ये एक्चुअली पेज नंबर 8 है। तो हमने कुछ सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लिए थे पेज नंबर 8 पर, वो वैलिड हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो बेसिकली इसमें सब चीज सब सब अच्छी होती है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर वो जो सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, एक रियल ट्रांसफॉर्मर में कुछ पावर लॉसेस होते हैं, जिसमें क्या क्या लॉसेस हैं हमारे पास, कॉपर लॉसेस, iron losses and some other losses. Okay, so what is copper loss, और ये इनकी वजह से होता क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ता है, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है। नंबर 1 देखते हैं कॉपर लॉस, इसको डिनोट करते हैं P और सबस्क्रिप्ट P। These losses occur in both the primary and secondary windings due to their resistance, also known as I square R loss, depending upon the load current which is variable and hence also known as variable. Total copper loss is given by copper loss in the primary winding plus copper loss in the secondary winding. तो ये बात, क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं जो वाइंडिंग है उसमें हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर लॉस है। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइंडिंग में आपके कोई कमी आ जाती है। ठीक है, ये एक एक नोमेनक्लेचर है, एक नाम है इसका। ठीक है, और ये पावर लॉस क्या होता है, बेसिकली आई स्क्वायर आर लॉस होता है। और करंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने क्या अप्लायंस लगा रखा है, क्या ऐसा लोड आपने लगा रखा है। और करंट जो होता है किसी ट्रांसफार्मर में वो वेरिएबल होता है, रेशो कांस्टेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी करंट क्या होगा आपका, डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। इसीलिए इस लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं।
नेक्स्ट आते हैं आयरन लॉस पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, these consist of hysteresis and eddy current loss and occur in the transformer core due to alternating fields। तो हिस्टेरेसिस लॉस तो हम पहले ही देख चुके हैं, आपको बताया था कि मैग्नेटिक डोमेन्स के अलाइनमेंट की वजह से जो लॉस होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और एडी करंट लॉस क्या होता है कि जो आयरन पार्ट होता है उसके अंदर कुछ करंट्स वो होने लगते हैं फ्लो, तो उनकी वजह से एडी करंट लॉस होता है, उनकी वजह से भी हीटिंग होती है। ये मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हिस्टेरेसिस लॉस इज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसफार्मर कोर, क्योंकि पहले ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स एक बार पॉजिटिव पोलैरिटी का है, दूसरी बार नेगेटिव पोलैरिटी का है, उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और एडी करंट लॉस किस वजह से होता है? आयरन कोर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ये तो आपको ही मालूम है कि आयरन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक कंडक्टर तो है ही है। Therefore, the alternating magnetic flux induces an EMF and then circulating loops of current in it called eddy currents due to electromagnetic induction. These eddy currents cause power loss and heating of the. Since frequency and flux density are constant for a transformer, these losses are also known as fixed losses. Iron losses जो होते हैं वो fixed होते हैं, ठीक है ना, किसी एक given transformer के लोड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, जो कि जनरली एक ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट हो। टोटल आयरन लॉस इज द सम ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। इसके अलावा कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं, अदर लॉसेस, जिनको हम कह लीजिए कि अनअकाउंटेड फॉर, या हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते मैथमेटिकली। तो दीज इंक्लूड स्ट्रे लॉस, ऐसे ही कुछ भी लॉस हो जाए जिसको हम अकाउंट नहीं कर सकते, एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड आर यूजुअली नेग्लिजिबल। डाइलेक्ट्रिक लॉस ये है कि ट्रांसफार्मर आपका डिप्ड होता है इंसुलेशन ऑयल में, तो इंसुलेशन भी कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह वर्क नहीं करता और उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो स्ट्रे लॉस किसकी वजह से होता है? स्ट्रे लॉस अकर्स ड्यू leakage flux that produces eddy currents and consequent heating in the conductors and tanks of the transformers। ठीक है, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? अकर्स इन ट्रांसफार्मर इंसुलेशन and oil and is considerable only in very high voltage। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी के ऊपर। जब भी एफिशिएंसी की बात होगी तो जनरली एफिशिएंसी का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन रेशियो ऑफ इनपुट, ठीक है। और हम एनर्जी के टर्म्स में भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किसके टर्म्स में है? पावर के टर्म्स में। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है ईटा, ETA। और आपको मालूम है कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। एफिशिएंसी को लिखने का एक तरीका और है कि आउटपुट, आपको ये मालूम है कि इनपुट से आउटपुट कम क्यों है? क्योंकि आउटपुट में क्योंकि कुछ लॉसेस हो रहे हैं, इस वजह से इनपुट जो है आपका ज्यादा है, आउटपुट आपका कम है। तो हम एफिशिएंसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन आउटपुट पावर प्लस पावर लॉसेस। बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पी आउट अपॉन पी आउट प्लस पी सी प्लस पी, और पी आई को फिर हम लिख सकते हैं पी एच प्लस पी। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे हम कॉपर और आयरन लॉस के टर्म्स में इसको लिखते हैं। हाँ, अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी जो होती है वो वेरिएबल होती है। अगर हम ग्राफ बनाएं, आई ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस करंट। आई ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस करंट, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। सेकेंड ईयर में आप लोग एक लैब करेंगे जिसमें आपको ये ग्राफ बनाना होगा एक्सपेरिमेंटली। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और उसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या होता है? जब आयरन और कॉपर लॉस बराबर हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के आसपास लग रहे होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, उनको हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, और वो फुल टाइम सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको 24 आवर्स के लिए हम 24/7 वो चलते रहते हैं, तो उनके लिए एक और एफिशिएंसी को
हम जो है कह लीजिए एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज नोन एज ऑल डे एफिशिएंसी, and it is the energy efficiency. Basically it is in terms of energy. So it is the efficiency energy output in 24 hours upon energy input in 24 hours. और फिर इनपुट को आप अगेन लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, और इस एफिशिएंसी को ऑल डे एफिशिएंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पर। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका हमें आउटपुट दिया हुआ है और उसकी सप्लाई दी हुई है, यानी ये प्राइमरी साइड वोल्टेज है, ठीक है, ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज है। अब ये कह रहे हैं कि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के 2000 टर्न्स हैं तो प्राइमरी साइड में कितने टर्न्स होंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको ये मालूम है कि ये हमको क्वांटिटीज दी हुई हैं, ये रेशो होता है, वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू टर्न्स रेशो। सारी चीज आपको मालूम है, बस N1 नहीं मालूम है। N1 आपका जाएगा इस तरीके से 100 टर्न्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 0.2, यानी A is 0. This is basically A. Okay. If the secondary winding has 1000 turns and the voltage is 50 volt, find voltage ratio, primary side voltage, number of turns in the primary winding and the current. Very simple. इसको भी देखते हैं। देखिए, हमें वोल्टेज रेशो हमें मालूम है किसके बराबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बराबर होता है। तो यानी वोल्टेज रेशो भी कितना हो गया, 0.2 हो गया। बी में आपसे पूछ रहे हैं V1 कितना है। तो V1 बाई V2 अगर आप करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब आपको V2 तो मालूम है, V1 नहीं मालूम, तो V1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 10 वोल्ट आपका V1 की वैल्यू है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं प्राइमरी साइड टर्न्स, तो प्राइमरी टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, N1 बाई N2 इज 0.2। N1 की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ से कैलकुलेट करी, क्या आ गया। लास्ट आपसे पूछ रहे हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। करंट रेशियो आपका क्या। एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ है, इसकी कुछ रेटिंग आपको ये स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। ठीक है, ये वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है, यानी अगर हम प्राइमरी साइड पे 2000 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी साइड पे आपको 200 वोल्ट मिलेगा। तो इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। Iron and full load copper losses are this much. Find the efficiency at unity power factor and full load. ये बेसिकली पावर है आपकी, क्या कौन सी पावर है, अपेरेंट पावर है या टोटल पावर है। इसको अगर हमें एक्टिव पावर में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पावर को, ये जो पावर है हमारी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 है, के का मतलब 1000, और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ, यूनिटी, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी आउटपुट पावर आ गई, फिर से आउटपुट पावर आ गई, और यहाँ पे नीचे आपने लॉसेस को ऐड कर दिया। यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ गई 97। ठीक है, सो विद दिस मच वी स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यहाँ पर ये आप लोग का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको।